हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम समरी देखेंगे द बेल जार नॉवल की। ये नॉवल सिल्विया प्लैथ की ओनली नॉवल है, यानी उन्होंने अपनी लाइफ में दूसरी कोई नॉवल नहीं लिखी बेल जार के अलावा। और ये उन्होंने पब्लिश की थी एक झूठे नाम को देकर, पब्लिश अंडर द सिडोनिम विक्टोरिया लुकस इन 1963। तो 1963 में विक्टोरिया लुकस के नाम से बेल जार नॉवल पब्लिश हुई थी, लेकिन विक्टोरिया लुकस एक झूठा नाम था। एक्चुअली जो ऑथर थी वो थी सिल्विया प्लैथ। तो ये जो नॉवल है वो एक रोमन क्लेफ है। रोमन क्लेफ एक ऐसी नॉवल होती है जहाँ पर हम सच्ची घटनाओं के बारे में लिखते हैं, सिर्फ नाम बदलकर, और एक की दे दी जाती है नीचे, और उस की में लिखा जाता है कि कौन सा कैरेक्टर रियल लाइफ के कौन से इंसान के ऊपर बेस्ड है। सिल्विया प्लैथ सिर्फ 30 इयर्स की उम्र में मर गई थी सुसाइड करके, इसीलिए क्योंकि उन्हें क्लिनिकल डिप्रेशन था, उन्हें एक दिमागी बीमारी थी जिसकी वजह से उन्होंने सुसाइड कर लिया था। तो अपनी ही दिमागी बीमारी के बारे में उन्होंने इस नॉवेल के ज़रिए बताया है। तो ये कह सकते हैं कि सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल है। और अब चलिए हम लोग इसके मेन कैरेक्टर्स को देख लेते हैं और उसके बाद फिर हम लोग समरी को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो मेन कैरेक्टर है वो है एस्थर ग्रीनवुड का। द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी इज़ एन एम्बिशियस इंग्लिश मेजर फ्रॉम बॉस्टन। तो एस्थर ग्रीनवुड इस नॉवेल की मेन कैरेक्टर है और उसने अपना इंग्लिश मेजर यानी इंग्लिश में पढ़ाई की है बॉस्टन से, हैविंग वन अ समर जॉब एज ए गेस्ट एडिटर। और इंग्लिश की पढ़ाई करने के बाद उसे एक जॉब मिलती है, समर जॉब, गर्मियों की छुट्टी के लिए, एज ए गेस्ट एडिटर फॉर लेडीज़ डे मैगजीन। लेडीज़ डे मैगजीन की एडिटर बना दिया जाता है उसे। एंड शी लिव्स एट द बारबिजान होटल, और वो बारबिजान होटल में रहने लगती है। रिफर्ड टू इन द नॉवल एज द अमेजॉन होटल, और नॉवल में उस होटल को अमेजॉन होटल भी कहा गया है, इन न्यूयॉर्क सिटी। और ये जो होटल था वो न्यूयॉर्क सिटी में था, अलॉन्ग विद द अदर यंग वुमेन who were selected as guest editors। तो एस्थर के साथ बाकी की और औरतें भी रहती थी जिनको एडिटर के तौर पे चूज़ किया गया था। एस्थर एक्सपीरियंसेस इंक्रीजिंग मेंटल इंस्टेबिलिटी ड्यूरिंग हर टाइम इन न्यूयॉर्क एंड ओवर द फॉलोइंग वीक्स। तो जैसे जैसे दिन जाते हैं एस्थर को मेंटल इंस्टेबिलिटी लगने लगती है। उसे ऐसा लगता है कि उसके दिमाग में कुछ गड़बड़ है जब वो न्यूयॉर्क में रहने आती है। हर रियलाइजेशन दैट शी हैज़ नो आइडिया व्हाट शी विल डू आफ्टर ग्रेजुएशन, combined with professional setbacks, social alienation, the trauma of narrowly avoiding being raped, and the feeling that she simply does not fit into the culturally acceptable role of womanhood, escalate Esther's emotional state of fear and panic। तो जब उसे ये रियलाइज़ होता है कि उसे कुछ नहीं पता कि ग्रेजुएशन के बाद वो क्या करेगी, उसे कौन सा जॉब मिलेगा, इसके अलावा सोशल एलिनेशन यानी कि बाकी के लोग उसे अकेला छोड़ देते हैं, उसके साथ बातचीत करने वाला कोई नहीं होता, और उसका रेप होने वाला होता है, वो बच जाती है रेप होते होते। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं वो अपना रोल एज अ वुमन एक्सेप्ट नहीं कर पा रही होती है, एक औरत के रोल्स को अच्छे से नहीं निभा पा रही होती है। तो ये सारी चीज़ों की वजह से वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाती है और उसके मन में डर और पैनिक बैठ जाता है। एस्थर का मेन कैरेक्टर है। नेक्स्ट कैरेक्टर है डोरीन का, another guest editor at Ladies Day magazine, is a daring and rebellious young woman and Esther's best friend in New York। तो डोरिन जो है वो एक गेस्ट एडिटर होती है लेडीज़ डे मैगज़ीन की, और वो एक डेयरिंग लड़की होती है और एस्थर की बेस्ट फ्रेंड होती है न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट कैरेक्टर है जोन का। जोन, एन ओल्ड एक्वेंटेंस ऑफ एस्थर, कोइंसिडेंटली एंड्स अप इन द सेम मेंटल हॉस्पिटल। तो जब एस्थर को मेंटल हॉस्पिटल भेजा जाता है तो जोन को भी उसी मेंटल हॉस्पिटल में भेजा जाता है, और जोन पहले से एस्थर को जानती है। डॉक्टर नोलान इज़ एस्थर्स डॉक्टर एट द मेंटल हॉस्पिटल। तो डॉक्टर नोलान एस्थर की डॉक्टर होती है मेंटल हॉस्पिटल में। और बडी विलियर्ड इज़ एस्थर्स फॉर्मर बॉयफ्रेंड फ्रॉम हर होम टाउन। बडी विलियर्ड एस्थर का बॉयफ्रेंड होता है पहले, और फ़िलहाल एस्थर के साथ उसका ब्रेकअप हो गया था। अब चलिए हम लोग समरी को स्टार्ट करते हैं नॉवेल को और अच्छे से समझने के लिए। इन 1953 एस्थर ग्रीनवुड, अ 19-year-old undergraduate student from the suburbs of Boston, is awarded a summer internship at the fictional Ladies Day magazine in New York City। तो 1953 की ये कहानी है जहाँ पे एस्थर ग्रीनवुड, जो कि एक 19 years की अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट है, यानी उसका भी ग्रेजुएशन नहीं हुआ होता,
उसे समर इंटर्नशिप मिलती है लेडीज़ डे मैगज़ीन के लिए एज अ एडिटर काम करने के लिए, और ये जो मैगज़ीन है वो है न्यूयॉर्क सिटी में। ड्यूरिंग द इंटर्नशिप एस्थर फील्स नाइदर स्टिमुलेटेड नॉर एक्साइटेड बाय वर्क, फैशन एंड द बिग सिटी लाइफस्टाइल। तो जब एस्थर वहाँ पहुँचती है तो वहाँ की जो लाइफस्टाइल होती है और उसका जो काम होता है वो सबसे वो प्रभावित नहीं होती, उसे वो सब अच्छा नहीं लगता, जबकि बाकी के लोगों को वो अच्छा लग रहा होता है। शी फाइंड्स हरसेल्फ स्ट्रगलिंग टू फील एनीथिंग एट ऑल असाइड फ्रॉम एंग्जाइटी एंड डिसओरिएंटेशन। तो उसे कोई भी पॉजिटिव फीलिंग नहीं आती, उसे बस एंग्शियस फील होता है, एंग्जाइटी फील होती है और डिसओरिएंटेशन यानी कन्फ्यूजन फील होती है। हर appreciates the witty sarcasm and adventurousness of another intern Doreen। तो यहाँ पे she होना चाहिए। She appreciates the witty sarcasm and adventurous of another intern Doreen। तो उसे एक दूसरी लड़की मिलती है डोरीन, और डोरीन के अंदर की जो डेयरिंग है, एडवेंचरसनेस है, वो उसे पसंद आती है। बट ऑल्सो आइडेंटिफाइज विद द पिटी ऑफ बेट्सी एंड ओल्ड फैशन एंड नेव यंग वुमन। लेकिन जब वो देखती है बेट्सी, जो कि उसकी तरह की ही एक लड़की है, ओल्ड फैशन सी और थोड़ी सी नेगेटिव, तब वो अपने आप को उसके साथ, बेट्सी के साथ भी रिलेट करने लगती है। एस्थर एज अ बेनिफैक्ट्रेस इन फिलोमिना गिना, formerly successful writer of women's fiction who funds the scholarship through which Esther from a working class family is enrolled at her college। तो एस्थर को एक बेनिफैक्ट्रेस मिलती है। बेनिफैक्ट्रेस का मतलब हुआ पैसे देने वाली। फिलोमिना गिनी एक ऐसी सक्सेसफुल राइटर होती है जिसे ऐसा लगता है कि एस्थर बहुत ही ब्राइट है, और इसीलिए फिलोमिना उसे पैसे देती है, उसे स्कॉलरशिप देती है, जिसके ज़रिए एस्थर जो है वो कॉलेज जा पाती है, अपने कॉलेज की फ़ीस भर पाती है। एस्थर डिस्क्राइब्स इन डिटेल सेवरल सीरियो कॉमिक इंसिडेंट्स दैट अकर ड्यूरिंग हर इंटर्नशिप। तो एस्थर इंटर्नशिप में जो जो भी चीज़ें होती है उसको डिस्क्राइब करती है। इन द बिगनिंग शी एंड डोरीन मीट लेनी, अ गैलेंट रेडियो होस्ट हु ट्राइज टू सेड्यूस देम एंड हु एंड्स अप डेटिंग डोरीन। तो एस्थर और डोरीन को लेनी नाम का एक लड़का मिलता है, जो कि एक रेडियो होस्ट होता है, जो उन्हें सेड्यूस करता है, लेकिन वो फाइनली डोरीन को डेट करने लगता है। अनदर इंसिडेंट अकर्स व्हेन अ मास फूड पॉइजनिंग अकर्स ड्यूरिंग अ लंच थ्रोन बाय द स्टाफ ऑफ द मैगजीन। उसके बाद फिर जब लंच पार्टी होती है उस मैगजीन के सारे स्टाफ मेंबर्स के साथ, तो फूड पॉइजनिंग हो जाती है, खाने में कुछ मिला होता है जिसकी वजह से फूड पॉइजनिंग हो जाती है। तो इस तरह के बहुत सारे इंसिडेंट्स को एस्थर डिस्क्राइब करती है। मच ऑफ द स्टोरी स्पेंट इन फ्लैशबैक्स वेयर एस्थर रिमिनिसाइजेस अबाउट हर बॉयफ्रेंड बडी whom she has dated more or less seriously and who considered himself her de facto fiancé। तो जो ज़्यादातर जो स्टोरी है वो फ्लैशबैक्स में चलती है, जहाँ पे एस्थर अपने बॉयफ्रेंड बडी को याद कर रही होती है, जिसे वो बहुत ज़्यादा सीरियसली डेट नहीं कर रही होती, लेकिन बडी जो है वो एस्थर का बडी मानता है कि वो एस्थर का फियांसे है। एस्थर्स इंटरनल मोनोलॉग ऑफन लिंगर्स ऑन म्यूजिंग्स ऑफ डेथ एंड वॉयलेंस। तो एस्थर जो है मन ही मन हमेशा डेथ और वॉयलेंस के बारे में सोचा करती थी, एज वेल एज कॉन्फ्लिक्शंस विद द रोल्स ऑफ विमेन इन हर सोसाइटी। और इसके साथ साथ वो ये भी सोचती थी कि उसकी सोसाइटी में औरतों का क्या रोल है। शॉर्टली बिफोर द इंटर्नशिप एंड शी अटेंड्स अ कंट्री क्लब पार्टी विद डोरीन एंड इज सेटअप विद अ मैन नेम मार्को हु ट्रीट्स हर रफली। उसके बाद जब इंटर्नशिप ख़त्म होने वाली होती है तो वो लोग एक पार्टी में जाते हैं, डोरीन के साथ वो जाती है, जहाँ पर उसे एक दूसरा आदमी मिलता है मार्को, जो उसे बिल्कुल भी अच्छा ट्रीट नहीं करता। लेटर मार्को टेक्स हर आउटसाइड एंड ट्राइज टू रेप हर बिफोर शी ब्रेक्स हिज नोज एंड लीव्स। बाद में मार्को उसे बाहर ले जाता है और उसका रेप करने वाला होता है, लेकिन वो उसकी नाक तोड़कर वहाँ से भाग जाती है। दैट नाइट आफ्टर रिटर्निंग टू द होटल शी इम्पल्सिवली थ्रोज ऑल ऑफ अ ब्रांड न्यू एंड फैशनेबल गिफ्टेड क्लोथिंग ऑफ द रूफ। उस रात जब वो होटल वापस आती है तो वो अपने जितने भी ब्रांडेड नए कपड़े होते हैं, फैशनेबल कपड़े, उन सबको वो फेंक देती है अपनी छत से। एस्थर रिटर्न्स टू हर मैसाचुसेट्स होम दैट शी शेयर्स विथ हर विडोड मदर। उसके बाद वो अपनी मम्मी के पास मैसाचुसेट्स आती है। शी हैज़ बीन होपिंग फॉर अनदर स्कॉलरली अपॉर्चुनिटी वन शी इज़ बैक इन मैसाचुसेट्स, अ राइटिंग कोर्स taught by world famous author, but on her return she is immediately told by her mother that she was not accepted for the course। तो जब वो वापस आती है मैसाचुसेट्स तो इस आशा में आई थी कि उसे ऐसा लगता है कि उसे एक दूसरी अपॉर्चुनिटी मिलेगी और उसे एक वर्ल्ड फेमस ऑथर, बहुत ही फेमस ऑथर जो कि एक राइटिंग कोर्स सिखाने वाला था, वो उसे
मिल जाएगा, उस चीज़ की उसे स्कॉलरशिप मिलेगी। बट जब वो वापस आती है तो उसकी मम्मी बताती है कि नहीं, तुम्हें स्कॉलरशिप नहीं मिली और इसीलिए तुम उस कोर्स में एडमिशन नहीं ले पाओगी। सो शी फाइंड्स हर प्लान्स डीरेल्ड। तो ऐसा जब एस्थर ऐसा सुनती है तो उसे बहुत बुरा लगता है, उसे ऐसा लगता है उसके सारे प्लान्स मिट्टी में मिल गए। She decides to spend the summer potentially writing a novel, although she feels she lacks enough life experience to write convincingly. तो अपनी पूरी समर जो है वो एक नॉवल लिखने में बिताना चाहती है, लेकिन उसे ऐसा लगता है कि शायद उसके पास इतने एक्सपीरियंसेस नहीं है, उसे इतना नहीं आता है कि वो अच्छे तरीके से लिख पाएगी। All of her identity has been centered upon doing well academically. She is unsure of what to make of her life once she leaves school, and none of the choices presented to her motherhood as exemplified by the prolific child-bearer Dodo Conway, Esther's neighbor, or stereotypical female careers such as stenography appeal to her. तो वो बार बार यही सोचती है कि जब अभी उसने अपनी पूरी जो एनर्जी है वो पढ़ाई करने में लगा दी है, लेकिन जब उसका ग्रेजुएशन हो जाएगा तो वो क्या करेगी, वॉट शी विल डू ऑफ हर लाइफ वंस शी लीव्स स्कूल। तो स्कूल ख़त्म होने के बाद वो अपनी लाइफ का क्या करेगी, ये सब उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। और जो भी चॉइसेस उसे दिए जा रहे होते हैं कि तुम एक अच्छी माँ बन सकती हो शादी करके, जो कि उसके नेबर ने बताया होता है, या तुम स्टेनोग्राफी जैसा एक करियर अपना सकती हो, ये सारी चीज़ें उसे पसंद नहीं आ रही होती। एस्थर बिकम्स इंक्रीजिंगली डिप्रेस। तो वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस होने लगती है और उसे सोने में भी कठिनाई हो रही होती है। Her mother instructs her to see a psychiatrist, Dr. Gordon, whom Esther mistrusts because he is attractive and doesn't seem to listen to her. तो उसकी मम्मी कहती है कि तुम एक साइकेट्रिस्ट डॉक्टर गॉर्डन से मिलो, लेकिन एस्थर ट्रस्ट नहीं करती है उसे, इसीलिए क्योंकि डॉक्टर गॉर्डन अट्रैक्टिव था और उसकी बातें भी नहीं सुनता था। ही प्रिस्क्राइब्स इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी ECT आफ्टरवर्ड। शी टेल्स हर मदर दैट शी विल नॉट गो बैक। तो डॉक्टर गॉर्डन कहता है कि तुम्हें इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी यानी इलेक्ट्रिसिटी से शॉक थेरेपी यूज़ करनी होगी, और एस्थर अपनी मम्मी को कहती है कि वो वापस नहीं जाएगी। द ECT इज़ इनएफेक्टिव एंड एस्थर्स मेंटल स्टेट वर्सन्स। तो वो जो इलेक्ट्रिक शॉक थेरेपी है वो ठीक नहीं साबित होती है एस्थर के लिए, और उसका मेंटल स्टेट खराब होते ही जाता है। शी मेक्स सेवरल हाफ हार्टेड अटेम्प्ट्स एट सुसाइड, इंक्लूडिंग स्विमिंग फार आउट टू सी बिफोर मेकिंग अ सीरियस अटेम्प्ट। तो वो बहुत सारी कोशिशें करती है सुसाइड करने की, जैसे कि वो समुद्र में बहुत अंदर तक तैरने जाती है, लेकिन वो सीरियसली अभी तक कुछ नहीं कर पा रही थी। वो बस हाफ हार्टेडली इस चीज़ को कर रही थी, क्योंकि वो सुसाइड करना भी चाहती थी, नहीं भी करना चाहती थी। Esther writes a note for her mother that she will go out on a long walk before crawling into a well-hidden hole in the cellar and swallows many sleeping pills that had been prescribed for her insomnia. तो एस्थर अपनी मम्मी के लिए एक नोट लिखती है और उसमें लिखती है कि वो एक दूर एक वॉक के लिए जाएगी और उसके बाद फिर वो एक होल में छुप जाएगी। तो वो बेसिकली मौत के बारे में, डेथ के बारे में बात कर रही होती है उस लेटर में। और उसके बाद फिर वो बहुत सारी नींद की गोलियां खा लेती है, जो उसके इंसोम्निया यानी नींद ना आने की बीमारी के लिए जो उसको गोलियां दी गई थी वो बहुत सारी खा लेती है। द न्यूज़पेपर्स प्रिज्यूम हर किडनैपिंग एंड डेथ, बट शी इज़ डिस्कवर्ड अलाइव अंडर हर हाउस आफ्टर एन इनडिटर्मिनेट अमाउंट ऑफ टाइम। तो न्यूज़पेपर्स में छपता है कि शायद उसको किसी ने किडनैप कर लिया है और वो मर गई है, लेकिन बाद में वो अपने ही घर में से बहुत दिनों के बाद पाई जाती है, मिलती है वो। शी इज़ सेंट टू सेवरल डिफरेंट मेंटल हॉस्पिटल्स until her college benefactress Philomena Guinea supports her stay at an elite treatment center where she meets Dr. Nolan, a female therapist. तो उसे बहुत सारे मेंटल हॉस्पिटल्स में भेजा जाता है और उसके बाद फिर फिलोमिना गिनी के पैसे से उसे एक अच्छे ट्रीटमेंट सेंटर में भेजा जाता है, जहाँ पे वो डॉक्टर नोलान से मिलती है, अ फीमेल थेरेपिस्ट, जो कि एक फीमेल थेरेपिस्ट होती है। Along with regular psychotherapy sessions, Esther is given huge amounts of insulin to produce a reaction. तो साइकोथेरेपी सेशंस के साथ साथ एस्थर को बहुत सारा इंसुलिन भी दिया जा रहा था, क्योंकि उस टाइम पे ऐसा मानते थे लोग कि इंसुलिन से साइकेट्रिक ट्रीटमेंट किया जा सकता है किसी पेशेंट का। एंड अगेन रिसीव शॉक ट्रीटमेंट्स, और उसके बाद फिर से उसको शॉक ट्रीटमेंट्स दिए जाते हैं, विद डॉक्टर नोलान इंश्योरिंग दैट दे आर प्रॉपरली एडमिनिस्ट्र्ड। और डॉक्टर नोलान ये देख रही थी कि अच्छे तरीके से वो ट्रीटमेंट चल रहे कि नहीं। While there, she describes her depression as a feeling of being trapped under a bell jar, struggling for breath. तो जब वो वहाँ होती है तो
उसे ऐसा लगता है एस्थर को जैसे कि वो एक बेल जार के अंदर फंसी हुई है और वो सांस नहीं ले पा रही है, एक जार के अंदर वो फंसी हुई है। इवेंचुअली एस्थर डिस्क्राइब्स द ECT एज बेनिफिशियल इन दैट इट हैज़ अ सॉर्ट ऑफ एंटी डिप्रेसेंट इफेक्ट। तो इवेंचुअली एस्थर को ऐसा लगता है जैसे वो ECT उसके ऊपर काम कर रहा है और उसका जो डिप्रेशन है वो कम हो रहा है। इट लिफ्ट्स द मेटाफोरिकल बेल जार इन विच ही हैज़ फेल्ट ट्रैप्ड एंड स्टिफल्ड। तो उसे जो लग रहा था कि वो किसी जार में फंस गई, उसे ऐसा लगता है कि जार में से किसी ने उसे बाहर निकाल दिया है। While there she also becomes reacquainted with Joan Gilling who also used to date Buddy। उसी मेंटल हॉस्पिटल में उसकी मुलाकात होती है जोन से, जो कि जोन को एस्थर पहले से जानती होती है क्योंकि जोन ने भी उसी लड़के को डेट किया था, बडी को, जिसको एस्थर ने डेट किया था। Whilst एस्थर एंड जोन आर हॉस्पिटलाइज्ड, जोन कमिट सुसाइड अनएक्सपेक्टेडली। और जब एस्थर और जोन का इलाज चल रहा था तब जोन एक दिन सुसाइड कर लेती है। The novel heavily implies that Joan is homosexual and is attracted to or interested in Esther, who finds her strange in response। तो नॉवेल से पता चलता है हमें कि जो जोन थी वो होमोसेक्सुअल थी और वो एस्थर की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है, लेकिन एस्थर उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी, जिसकी वजह से जोन सुसाइड कर लेती है। एस्थर टेल्स डॉक्टर नोलान हाउ शी एनवीज द फ्रीडम दैट मेन हैव एंड हाउ शी एज अ वुमन वरीज अबाउट गेटिंग प्रेग्नेंट। तो एस्थर डॉक्टर नोलान को बताती है कि आदमियों को कितनी फ्रीडम होती है लेकिन औरतों को नहीं होती, और उसे ये भी डर है कि प्रेग्नेंट होना कैसा होता है। डॉक्टर नोलान रिफर्स हर टू अ डॉक्टर हु फिट्स हर फॉर अ डायग्राम। एस्थर नाउ फील्स फ्री फ्रॉम हर फियर्स अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सेक्स, फ्री फ्रॉम प्रीवियस प्रेशर्स टू गेट मैरिड पोटेंशियली टू द रॉन्ग मैन। उसके बाद डॉक्टर नोलान उसे दूसरे डॉक्टर से मिलाती है, जिसकी वजह से एस्थर के जो डर हैं वो निकल जाते हैं और शादी से रिलेटेड या बच्चे पैदा करने से रिलेटेड जो डर हैं उसके निकल जाते हैं। अंडर डॉक्टर नोलान एस्थर इम्प्रूव्स। एस्थर की तबीयत ठीक होने लगती है। वेरियस सिग्निफिकेंट इवेंट्स सच एज हैविंग सेक्स फॉर द फर्स्ट टाइम, बीइंग हॉस्पिटलाइज्ड एज अ रिजल्ट एंड जोन सुसाइड प्रोवाइड हर विथ न्यू पर्सपेक्टिव। तो पहले एक्सपीरियंसेस होते हैं उसको और इस तरीके से उसे एक ज़िंदगी को देखने का एक नया पर्सपेक्टिव, नया नज़रिया डेवलप होता है उसका। एस्थर इंटरेक्ट्स विद बडी वंस अगेन टुवर्ड्स द एंड ऑफ द नॉवल, और जब नॉवल ख़त्म होने वाली होती है तो एस्थर फिर से अपने पहले के बॉयफ्रेंड बडी से इंटरेक्ट करती है। व्हेन ही विजिट्स हर टू आस्क इफ इट वाज समथिंग अबाउट हिम दैट ड्रोव वुमेन टू इंसिनिटी गिवन दैट ही डेटेड बोथ जोन एंड एस्थर। और तब बडी पूछता है कि क्या उसमें ऐसी कोई बुराई है जिसके कारण औरतें पागल हो जाती हैं, क्योंकि उसने जोन और एस्थर दोनों को डेट किया था और दोनों ही पागल हो गई थी। बडी लेटर वंडर्स आउट लाउड हु विल मैरी एस्थर नाउ दैट शी हैज़ बीन हॉस्पिटलाइज्ड, इफेक्टिवली एंडिंग देयर कमिटमेंट टू गेट एंगेज्ड। एस्थर फील्स रिलीव। तो बडी कहता है कि पता नहीं एस्थर से कौन शादी करेगा, क्योंकि अब तो वो एक मेंटल हॉस्पिटल हो आई है और इस तरीके से उसका जो कमिटमेंट था एंगेज होने का उसे वो तोड़ देता है। लेकिन इस चीज़ से एस्थर दुखी नहीं होती, वो रिलीव्ड फील करती है कि अच्छा हुआ ऐसा हुआ। The novel ends with Esther entering a conference with her doctors who will decide whether she can leave the hospital and return to school। उसके बाद नॉवल तब एंड होती है जब एस्थर बाकी के डॉक्टर्स से मिलने जाती है कॉन्फ्रेंस में। वो डॉक्टर्स ये डिसाइड करेंगे कि क्या वो वाकई में ठीक हो गई है, क्या वो हॉस्पिटल से निकलकर फिर से स्कूल जा सकती है या नहीं। तो यहाँ पर हमें एस्थर के बारे में स्टोरी पता चलती है कि कैसे उसका जो क्लिनिकल डिप्रेशन था वो कम हुआ और कैसे वो ठीक हुई। सो आई होप आपको ये समरी अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी, और फिर से कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।